अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों में मज़े कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और यही टॉपिक जो है वो एटम की जो है वो बुनियाद बनाता है, एटम की बेस बनाता है, ठीक है। हम बेसिकली एटम पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ओल्ड डेफिनेशन देखी थी प्लम पुडिंग थ्योरी के ज़रिए। आज वो रॉन्ग साबित होने जा रही है, ठीक है, कि वो कैसे रॉन्ग हुई। उसके बाद हमने सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़े, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी दरियाफ्त पढ़ी। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दरियाफ्त हो गए तो उसके बाद न्यूट्रॉन की दरियाफ्त से पहले रदरफोर्ड ने देखा कि हमने जो है ना वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दरियाफ्त तो कर लिए, लेकिन कम से कम एक एक्सपेरिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें से ये साबित हो कि वाकई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना एटम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो उस काम के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट आज हम देखने जा रहे हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम रदरफोर्ड मॉडल का नाम देते हैं, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसका जो है ना वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पॉइंट में पर्पस लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जी। ही डिड एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कुड एग्जिस्ट इन एन एटम। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया ये समझने के लिए कि किस तरह जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस जो चार्जेस हैं वो जो है ना एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एटम के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन 0.00004 सेंटीमीटर, यू कैन से 4 into 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 सेंटीमीटर थिक। यहाँ पे थिक लफ्ज भी है, ये थिक ऐड कर लीजिएगा, थिक गोल्ड फॉइल। अब उसने क्या किया, उसने यानी कि इतनी बारीक कितनी बारीक 4 into 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर जो है ना वो बारीक एक गोल्ड फाइल ली उसने, ठीक हो गया। उसने क्या किया, उस गोल्ड फाइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को जो है ना बम्बार्ड किया, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो उसने वो फाइल लेके अल्फा पार्टिकल को उसके ऊपर बम्बार्ड किया और चेक किया। देखते हैं आगे। एंड दीज अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल रेडियम और प्लोनियम। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो अल्फा पार्टिकल वो कहाँ से लेता था। तो बेसिकली हमारे पास जो है ना नेचर के अंदर नेचुरली नेचुरली ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है। रेडियो एक्टिव का मतलब ये होता है कि शायद पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है उसके अंदर से ऑटोमेटिकली जो है ना खुद से शुआएं निकलती रहती हैं। और वो शुआएं जो है ना वो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा पार्टिकल होते हैं, ठीक हो गया। तो अल्फा पार्टिकल यानी कि आप कह सकते हैं कि वो हीलियम न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। आपके पास हीलियम जो है, या हमें मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। बेसिकली ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर दूसरा एलिमेंट है, दूसरे नंबर पे है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। तो क्या है कि इस हीलियम में से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यानी कि इसके वैलेंस शेल में है बस 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, यानी कि इस तरह है ये 2 प्रोटॉन और बाहर में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। आप अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देना तो पीछे क्या बच जाता है, जस्ट हीलियम न्यूक्लियाई। ये बेसिकली न्यूक्लियस है तो इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियाई। तो अब क्या है कि जस्ट इसके पास 2 प्रोटॉन रह गए, इसे अब बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। तो ये जो है ना हीलियम न्यूक्लियाई, ये कहाँ से उसने लिए, ये बेसिकली उसने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उनसे लिए, ठीक है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, रेडियम या फिर प्लोनियम, ठीक हो गया। आगे देखते हैं। दीज अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई He+2। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ना तो पीछे जो है ना उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा +2, He+2। अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। ही ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। उसने क्या किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे कि अल्फा पार्टिकल जो है ना टकराने के बाद उस बारीक फॉइल थी उसके ऊपर टकराने के बाद दूसरी साइड से निकले तो पीछे क्या एक स्क्रीन लगी हुई थी। वो स्क्रीन क्या किसकी थी, फोटोग्राफिक फिल्म की थी। या फिर आप कह सकते हैं कि उस स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो जिंक सल्फाइड जो है ना वो कोट किया हुआ था, यानी कि जिंक सल्फाइड से उसको जो है ना वो रंग किया गया था, ऐसे आप कह सकते हैं। तो क्या होगा कि उसके ऊपर उसने जो है ना उसका रिजल्ट देखे।
अब आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट ही प्रूव्ड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लम पुडिंग थ्योरी इज रॉन्ग। ठीक है, जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के बाद उसे पता चला कि जो प्लम पुडिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो रॉन्ग है। वो कैसे रॉन्ग है अभी जो है ना वो प्रूव करने में जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ। रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने एक जो है ना अल्फा पार्टिकल लिए नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, और एक बारीक थिन सॉरी आप कह सकते हैं बारीक जो है ना वो थिक गोल्ड फॉइल ली, जिसका जो साइज था वो क्या था, मोटाई कितनी थी उसकी 0.0004 सेंटीमीटर थी। उसके ऊपर जैसे अल्फा पार्टिकल गिरा है वो अल्फा पार्टिकल पास होके पीछे जो है ना वो क्या लगी हुई थी, एक फोटोग्राफिक प्लेट या आप एक ऐसी स्क्रीन जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड कोट किया हुआ था, उसके ऊपर जाके वो अल्फा पार्टिकल गिरे। जब अल्फा पार्टिकल वहां पे गिरे तो उसके बाद उसने क्या देखा, उसने क्या ऑब्जर्व किया वो हम देखते हैं। ये आपके पास क्या है, गोल्ड फॉइल है। ठीक है, 0.004 सेंटीमीटर पतली सी क्या है, गोल्ड फॉइल है। क्योंकि ये एटम्स हैं, एटम तो आम से नजर ही नहीं आता, तो क्या है कि ये एटॉमिक जो है ना लेयर्स हैं। अब उसने क्या किया, ये ऐसे समझे कि गोल्ड फॉइल ऐसे उसने ऐसे रखी और ऐसे अल्फा पार्टिकल गिराए ऊपर उस पूरी के ऊपर। अब फर्ज करें ये पहला अल्फा पार्टिकल जैसे ही यहाँ से गुजरा ये सीधा गुजर गया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, ये सीधा क्या हो गया, गुजर गया। दूसरा अल्फा पार्टिकल वो भी यहाँ से गुजर गया। उसके बाद ये इसको डिस्कस करते हैं नीचे वाले पॉइंट में। उसके बाद यहाँ से भी गुजर गया। अब इसमें जो है ना अगेन यहाँ से अगेन गुजर गया अल्फा पार्टिकल, लेकिन ये जो अल्फा पार्टिकल है ये भी गुजर गया, और ये जो अल्फा पार्टिकल है ना हमारे पास ये वाला, इसने क्या किया, इसने ये जो न्यूक्लियस है ना, ठीक है ना, गोल्ड फॉइल का, सोने की जो उसने फॉइल यूज की, उसका जो न्यूक्लियस है ना इसके ऊपर वाले हिस्से पे थोड़ा सा टच हुआ तो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में क्या करते हैं, सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जैसे ही ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है बीच में, जैसे ही ये इसके ऊपर लगा, यानी कि ये भी एक पत्थर है और ये भी एक पत्थर है, ये पत्थर इसके ऊपर लगा तो ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। इसको उसने नाम दिया स्मॉल डिफ्लेक्शन का। और ये जो ऐसे ही गुजर रहे थे ये अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल थे। ये जो पार्टिकल बगैर जो है ना यहाँ से टकराए गुजर, इसको बेसिकली ये चीज जो है ना वो देख रहा था, तो इससे टकराए बगैर जो है ना अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल गुजर गए। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, अगेन ये भी ऐसे गुजर गया, ये अल्फा पार्टिकल भी ऐसे गुजर गया अनडिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल उसने एक और मिसाल दी कि अल्फा पार्टिकल अब निचली वाली साइड पे लगे। ठीक है ना, पहले ऊपर वाली साइड पे लगे, अब जो है ना इसकी जो न्यूक्लियस है उसके नीचे वाली साइड पे लगा, तो क्या हो गई, लार्ज डिफ्लेक्शन हो गई। फिर उसने अगेन ये जो है ना ये पार्टिकल भी अनडिफ्लेक्टेड हो गया, ये भी अनडिफ्लेक्टेड। अब ये पार्टिकल ये बिल्कुल जो है ना बीच में लगा, दरमियान में जाके। ठीक है ना, जब बिल्कुल दरमियान में लगा तो क्या हो गया, बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं रिपेल हो गया, बिल्कुल वापस मुड़ा। जिस तरह बॉल बाउंस करते हैं दीवार के ऊपर तो बिल्कुल वापस आ जाती है, इसी तरह। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हो गया, वापस आ गया। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि आपके पास सामने की दीवार है, क्या करते हैं, ये दीवार छोटी सी है, इतनी सी दीवार है, अगर आप बॉल बाउंस करते हैं तो बॉल दीवार को लगे बगैर बॉल दूसरी साइड पे निकल जाती है। ठीक है, वो ये एग्जांपल ले लें ये अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स वाले। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि दीवार के अंदर सुराख हैं, बड़े बड़े सुराख हैं, और बॉल फेंकते हैं सुराख में से गुजर जाती है अनडिफ्लेक्टेड। लेकिन सम टाइम अगर वो सुराख के किसी एक छोटे से कोने से लग के ऐसे मुड़ जाए, ठीक है, तो वो क्या है, स्मॉल डिफ्लेक्शन। अगर दूसरे कोने से लग जाए इस साइड से इस तरफ मुड़ जाए तो वो लार्ज डिफ्लेक्शन। और अगर बिल्कुल सीधी दीवार के ऊपर लगे, यानी कि उसके होल में से ना गुजरे, दीवार के ऊपर लग के बिल्कुल बाउंस बैक हो जाए, तो इस तरह जो है ना ये इस केस में बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, ये एल्यूमिनियम फॉइल है, सॉरी गोल्ड फॉइल है ये पतली सी, और इसके ऊपर उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल गिरा है। ये उसने बताया है कि अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर क्यों नहीं टकराया, टकरा सकता है यहाँ पे। ये जस्ट उसने एक जो है ना वो एक पिक्चर बनाई हुई है यहाँ पे एक समझाने के लिए। ठीक है, कि इस तरह की 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कौन कौन सी, कि या तो बिल्कुल सीधे गुजर जाएगा, या फिर ऊपर वाले हिस्से पे टकराएगा और स्मॉल डिफ्लेक्शन होगी, या फिर नीचे वाले हिस्से पे टकराएगा तो लार्ज डिफ्लेक्शन होगी, या फिर बिल्कुल सीधा टकराएगा न्यूक्लियस के साथ तो क्या होगी, फुली जो है ना वो रिपेल बैक हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कितना इतना सा छोटा सा है, और इसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो कितना ज्यादा है। यानी कि फुटबॉल है बड़ा सा, उस फुटबॉल के बिल्कुल दरमियान में छोटा सा एक और बॉल है, वो क्या है, न्यूक्लियस है, और बाकी सारा हिस्सा जो है वो उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आप कह सकते हैं कि वो खाली है। ठीक है, जस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन उस खाली हिस्से में से गुजर जाते हैं, लेकिन जो बीच में छोटा सा बॉल पड़ा है उसके साथ ये अल्फा पार्टिकल कभी टकरा के वापस आ रहे हैं,
और कभी सवाल डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं और कभी लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो एक दफ़ा दोबारा जो वीडियो देखें आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो अब उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्व क्या किया, पहले उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के बाद वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व ये किया बेसिकली जो फोटोग्राफिक फिल्म थी पीछे लगी हुई, या आप कह सकते हैं स्क्रीन जो जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जाके गिर रहे थे, यहाँ से टकराए, यहाँ से छोड़े, एल्यूमिनियम फाइल से गुजरे, सॉरी गोल्ड फाइल से गुजरे, पीछे जाके जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर लगे। तो उसके ऊपर जो है ना वो उसने क्या क्या जो है ना ऑब्जर्व किया वो देखते हैं। उसने ऑब्जर्व किया ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। उसने कहा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है इनमें से ज्यादातर आप कह सकते हैं 80% या 85% जो अल्फा पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए यहाँ से। ठीक है, ये देखें अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तो क्या हो गए अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए, यानी कि ज्यादातर जो है वो क्या हो गए अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट उसने क्या किया, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल, उसने क्या किया, उसने यहाँ पे 20,000 अल्फा पार्टिकल है, इन 20,000 अल्फा पार्टिकल में से ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट वेरी लार्ज एंगल एंड वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल। वो कहता है कि इनमें से कुछ क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए फेरी एंगल पे। ये आप देख सकते हैं फेरी लार्ज एंगल, ये क्या है, लार्ज एंगल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एंगल बनाए ना अगर आप ये इस तरह करके, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, डिफ्लेक्ट हुआ, तो यहाँ पे है इस तरह एंगल। ठीक है, तो कहता है कि ये जो एंगल है इस एंगल पे क्या हुआ, यहाँ पे भी आप एंगल बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके ये जो स्मॉल डिफ्लेक्शन है, कहता है कि इस एंगल पे क्या हुई, डिफ्लेक्शन हुई। और तीसरी बात क्या है कि अगर फुली हिट किया उसने, फुली बिल्कुल सेंटर में हिट किया तो उसने क्या कर दिया, रिपेल बैक कर दिया। ये उसकी क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी। अब बेसिकली अब सोच रहे होंगे प्लम पुडिंग थ्योरी क्यों, कैसे जो है ना वो रॉन्ग हो गई। तो प्लम पुडिंग थ्योरी क्या थी, प्लम पुडिंग थ्योरी ये थी हमारे पास, ये कि एटम जो है ना उसके अंदर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये इसके अंदर जो है ना वो नेगेटिव पार्टिकल क्या है, इस तरह है, इस तरह नेगेटिव पार्टिकल है। ठीक है, ओके। ये प्लम पुडिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट था जो कि 50 साल तक रहा। उसके बाद यानी कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दरियाफ्त हुए ना तो 50 साल तक ये कॉन्सेप्ट रहा। उसके बाद जाके न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुआ और रदरफोर्ड ने ये मॉडल पेश किया, तभी जो है ना प्लम पुडिंग थ्योरी जो है ना गलत हुई। कैसे हुई, क्योंकि अगर आप देखें अगर अल्फा पार्टिकल जिस तरह रदरफोर्ड ने गिराए तो क्या होना था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ने क्या होना था, बाउंस बैक होना था। इस तरह जैसे ही अल्फा पार्टिकल सीधा इसके ऊपर लगा ना बाउंस बैक हो गया, रिपेल बैक हो गया। तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे 50% आप कह सकते हैं या 40% आप कह सकते हैं, उन्होंने क्या हो जाना था, रिपेल बैक हो जाना था। या फिर होना क्या था, या फिर ज्यादा डिफ्लेक्शन हुई थी, यानी कि ये ज्यादातर पार्टिकल इससे टकरा के कोई लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता, कोई स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करता, और बहुत कम पार्टिकल आप कह सकते हैं कि अनडिफ्लेक्टेड होते। ठीक है, अनडिफ्लेक्शन क्यों है, नेगेटिव चार्ज की वजह से है, जो कि खाली स्ट्रक्चर है बाहर से। ठीक है, उस वजह से वहां से सीधे गुजर गए। तो उसने यहाँ से ये पता चलता है कि अगर ऐसा होता तो ये अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल क्या होते, कम होते बहुत, और जो रिपेल्ड बैक होते वो बहुत ज़्यादा होते। और उसके बाद जो है ना वो लार्ज डिफ्लेक्शन और स्मॉल डिफ्लेक्शन क्या होती, वो भी ज़्यादा होती। तो इस वजह से उसने क्या किया कि नहीं, एटम का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है। एटम के स्ट्रक्चर के जो पॉजिटिव पार्टिकल है ना वो बिल्कुल बीच में है, ये जो पॉजिटिव है ना बिल्कुल दरमियान में है। ठीक है, जिसकी वजह से उसने उसका क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये बाउंस बैक क्यों हो गया यहाँ से यहाँ, जैसे ही अल्फा पार्टिकल से टकराया। तो आपको पता है कि जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, अभी शायद आप लोग पढ़ रहे हो। तो जैसे ही यानी कि सेम पार्टिकल एक दूसरे के सामने आते हैं, हिट करते हैं, तो वो बैक हो जाते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे को दफा करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, फर्स्ट इस साइड पे प्लस है और इस साइड पे नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वजह से ये बाउंस बैक हो जाता है। तो क्या हो गया, ये फिर थ्योरी जो प्लम पुडिंग वाली थी ये क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अब आगे जो है ना वो इसकी कुछ सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट के बाद जो है ना ऑब्जर्वेशन हुई, ऑब्जर्वेशन के बाद आगे जो फाइनल रिजल्ट आता है कि क्या रिजल्ट जो है ना इस एक्सपेरिमेंट से निकला है। ऑब्जर्वेशन के बाद अब हम जा रहे हैं
ये रिजल्ट्स की तरफ। रदरफोर्ड ने क्या रिजल्ट्स निकाले? कीपिंग इन व्यू हिज एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड proposed प्लेनेटरी मॉडल फॉर एन एटम एंड कंक्लूडेड। तो प्लेनेटरी मॉडल का थोड़ा सा बताता चलूँ कि प्लेनेटरी मॉडल क्या है। प्लेनेटरी बोलते हैं कि जस्ट ऐसी मोशन जो सिर्फ प्लेन के अंदर हो, ठीक है। वो कहता है कि ये एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, बीच में क्या है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही प्लेन के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी कि एक ही प्लेन में वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जस्ट एक ही प्लेन है, जैसे जमीन सूरज की गिर्द मूव कर रही है ना एक प्लेन के अंदर, ये आपके पास सूरज है और ये इसकी गिर्द जो है ना वो क्या कर रही है, जमीन मूव कर रही है, हरकत कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्लेनेटरी मोशन, जस्ट एक प्लेन के अंदर, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन पहले अगर ऐसे जा रहे हैं तो कुछ देर के बाद ऐसे जाएं, ठीक है, समझ आई है ना, जैसे कि होल सफीयर की फॉर्म में, ऐसे मोशन नहीं है इलेक्ट्रॉन की। वो क्या है कि जस्ट एक प्लेन के अंदर है, प्लेनेटरी मोशन है। तो ये प्लेनेटरी मॉडल जो है ना, सबसे पहले क्या उसने ये रिजल्ट्स निकाले थे, ठीक है। रिजल्ट्स के अंदर उसने बताया था कि ये एज अ प्लेनेटरी मॉडल जो है ना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, हालांकि बाद में गलत हो गया था। तो पहले चेक करते हैं इसके रिजल्ट्स। पहला जो है ना रिजल्ट क्या था, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, जैसा कि ज़्यादातर पार्टिकल जो है ना वो फॉइल से क्या हुए, अनडिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्ट नहीं हुए, अनडिफ्लेक्ट सीधे पास कर गए। Therefore, most of the volume occupied by atom is empty। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो वॉल्यूम है ना उसका एक एटम का, वो क्या है कि खाली है। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है, वहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एटम व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। जैसा कि ये कहता है कि फ्यू पार्टिकल की डिफ्लेक्शन से क्या शो होता है कि दरमियान में जो है ना सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। कुछ पार्टिकल की डिफ्लेक्शन यानी कि बहुत कम पार्टिकल की डिफ्लेक्शन हुई है, तो उससे क्या पता चलता है कि एटम के बिल्कुल सेंटर में क्या है कि एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, जिसको बाद में उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। द कंप्लीट रीबाउंड्स ऑफ पार्टिकल्स शो दैट न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड, यानी कि कंप्लीट जो है ना पार्टिकल जो रीबाउंस हो रहा था, ठीक है। डिफ्लेक्शन तो ये थी कि एक स्मॉल डिफ्लेक्शन थी और एक लार्ज डिफ्लेक्शन, और एक जो बिल्कुल रीबाउंस हो रहा था उससे क्या शो होता है कि जो न्यूक्लियस है वो बड़ा हार्ड है और क्या है, डेंस है। उसके बाद चलते हैं, सिंस फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इट मींस दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। ये हमारे पास चौथा रिजल्ट है। चौथे रिजल्ट के अंदर क्या है कि हम जानते हैं कि बहुत कम पार्टिकल जो है ना वो डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसका जो साइज है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बहुत कम पार्टिकल जो है ना वो डिफ्लेक्ट हुए, ज़्यादातर पार्टिकल तो सीधे गुजर गए। तो इस वजह से जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के मुकाबले में, यानी कि टोटल एटम की साइज के मुकाबले में बहुत कम है, बहुत छोटा है। पांचवा पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन के अंदर, ठीक है, नॉट 3D, जस्ट प्लेन के अंदर। 3D मैंने आप लोगों को बता दिया, 3D क्या, तीनों यानी कि डायमेंशन में मोशन, ठीक है, और प्लेन में जस्ट 2 डायमेंशन में मोशन। तो आगे छठा, एज द होल एटम इज न्यूट्रल देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल। कहता है कि इससे ये साबित हुआ कि एटम जो है ना वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, बराबर है। जाहिर सी बात है, जाहिर है कि एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स है और एक साइड पे प्रोटॉन है, अगर दोनों साइडों पे तादाद बराबर है तो क्या होंगे, वो दोनों एक दूसरे के चार्जेस को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और अगर चार्जेस तो चार्ज तब आता है एक एटम के ऊपर, यानी कि अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, ये इस तभी चार्ज आता है ना। नेगेटिव नेगेटिव तब आता है जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, और पॉजिटिव तब आता है जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए, और न्यूट्रल तब होता है जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो जाए। सातवां पॉइंट है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी जो पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जिन्हें आप फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, वो क्या है, प्रोटॉन, वो न्यूक्लियस के अंदर है। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन्स है, बेसिकली उस वक्त न्यूट्रॉन की जो है ना वो दरियाफ्त नहीं हुई थी। जब ये मॉडल दिया गया तो न्यूट्रॉन जो है दरियाफ्त नहीं किया गया था। तो उसकी बेस पे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, तो उस वक्त जस्ट यही जो है ना कॉन्सेप्ट था। पहले प्लम पुडिंग थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, लेकिन रदरफोर्ड ने जैसे ही ये मॉडल पेश किया
तो प्लम पुडिंग थ्योरी की हो गई गलत, लेकिन न्यूट्रॉन अभी तक भी दरियाफ्त नहीं हुआ। उसके बाद जब इस थ्योरी के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, मैस यानी कि काउंट करना शुरू किया, मैस मेजर करना शुरू किया, डिफरेंट एलिमेंट के मैसेज जैसे किए। तो क्या हुआ कि थ्योरेटिकल मैसेज और कैलकुलेटेड मैसेज, यानी कि जो थ्योरेटिकली यानी कि सोचते थे कि भाई इतना होगा, कैलकुलेशन से करते थे, जब एक्सपेरिमेंट से देखते थे तो उनका मैथ जो है ना वो डिफरेंट होता था। तो बीच में जो है ना वो क्या आने लगा, एक गैप आने लगा, यानी कि ये हमारा कैलकुलेटेड और थ्योरी वाला जो रिजल्ट है ये क्यों गलत है। तो उसके बाद फिर एक सोच पैदा हुई, इसी रदरफोर्ड ने जो है ना वो क्या क्या बोला कि एक न्यूट्रल पार्टिकल, जाहिर है यहाँ से खुद ब खुद सोच पैदा हो जाती है ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चार्जेस तो खत्म हो गए अब, ठीक है, वो तो हैं ऑलरेडी, उनकी वजह से तो वो तो क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी मैथ्स क्यों गलत जो है, जब मैथ्स हम मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एटम के अंदर, तो क्यों नहीं जो है ना मैथ्स सही मेजर हो रहा। तो उसकी बेस पे फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, कोई एक पार्टिकल और है न्यूक्लियस के अंदर जो जिसकी वजह से क्या है कि जो है ना वो मैथ्स हमारा गलत आ रहा है, ठीक है, वो ज़रूर है न्यूक्लियस के अंदर, जिसकी बेस पे जो है ना वो एटम का मैथ्स जो है ना वो एग्जैक्टली मेजर किया जाता है। तो रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया था, यानी कि पेशन गोई की थी, ठीक है, एक पार्टिकल ऐसा हो सकता है, लेकिन दरियाफ्त नहीं कर सका। तो बाद में जो है ना कुछ टाइम बाद चैडविक, इसी का स्टूडेंट था, चैडविक ने आके जो है ना वो न्यूट्रॉन दरियाफ्त कर लिया, ठीक हो गया। सबसे पहले जे थॉमसन, उसने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया, फिर रदरफोर्ड जो है इसने क्या किया, इसने प्रोटॉन दरियाफ्त किया, प्रोटॉन की दरियाफ्त के साथ इसने एटॉमिक मॉडल पेश कर दिया साथ ही, क्योंकि इसे पता था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे न्यूक्लियस जो है ना मुश्तमिल है। तो इसने प्लम पुडिंग थ्योरी हल कर दी, ठीक है, ये प्रैक्टिकल करके, और बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना वो मतलब कि एटम के अंदर है। उसके बाद में इसने पेशन गोई की कि यार नहीं, न्यूट्रॉन हो सकता है, कोई न्यूट्रॉन का इसने नहीं बोला था, इसने वैसे बोला था कि कोई ऐसा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर है, जिसकी वजह से मैथ्स एग्जैक्टली जो है ना मैयर तभी होगा जब हम उसको देखेंगे। तो बाद में फिर इसी के स्टूडेंट चैडविक ने आके जो है ना वो न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया, और उसके बाद जो है ना एटम कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा मजीद आगे बहुत सारी थ्योरीज हैं, इसका प्लेनेटरी मॉडल भी जो है ना वो आगे जाके गलत हो जाता है कि एटम का जो है ना प्लेनेटरी मॉडल नहीं है, वो भी हम इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे। तो आप लोग अभी से कॉन्सेप्ट बनाएंगे, सही कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बना के चलूँ, जैसे ही कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे आप लोग तो तभी आगे समझ आएगी, ठीक है। आगे जो है ना जैसे जैसे आप मजीद डेप्थ में जाएंगे एटम के, तो आप लोगों को जो है ना अगर यहाँ से नहीं समझेंगे सही करके तो बड़ी कम्प्लेक्सिटीज होंगी आगे, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स होता जा रहा है। अब आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे, वो मजीद कम्प्लेक्स है, मजीद जैसे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना शुरू करेंगे तो मजीद कम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप बड़े बड़े मतलब कि बड़े लेवल पे जाएंगे तो ये चीज़ें कम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो अभी से कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करें इन चीज़ों के बारे में, तो जहन में बैठेगी, तो इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों को केमिस्ट्री के जो अबाउट कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसी के साथ अपना लेक्चर एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब लोगों को ये जो है ना लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।